यूपी में पति के टुकड़े करके सेप्टिक टैंक में डाला, 4 महीने रिश्तेदारों को धोखा देती रही, अपने भाई की वजह से फंस गई, खूनी शादी एपिसोड भास्कर सीरीज 5। अब वो अकेला नहीं था। सुबह काम पर निकलता, अब शाम को घर लौटकर उससे दिन भर की बातें करता, नोक-झोंक, हंसी मजाक और चाय की चुस्कियां, सब कुछ किसी फिल्म के जैसा था। कभी कभी उसे काम के सिलसिले में बाहर रुकना पड़ जाता था तो वह अकेली रह जाती थी। घर में ऐसी कोई नहीं थी जिससे बातचीत करके टाइम पास कर सके। शिकायत धीरे धीरे मन की गांठ बनती चली गई। जब यह गांठ घुली तो सामने उसके शरीर के 3 टुकड़े पड़े थे। खूनी शादी के 5वें एपिसोड में आज लखनऊ की शिवा और मधु की कहानी अकेलेपन से निजात के लिए शुरू हुई बातचीत पति के मर्डर की वजह बनी, भाई की वजह से उनकी कातिल बहन पकड़ी गई। साल 2013 में बलरामपुर का माहौल शिवा के लिए पहले ही भारी था। पिता की सड़क हादसे में मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां अचानक उस पर आ गई। मां सदमे से उबर नहीं पाई, उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। इन्हीं हालातों के बीच शिवा लखनऊ की एक कंपनी में सेल्स मार्केटिंग की नौकरी कर रहा था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसे बलरामपुर के आसपास का इलाका मिला था ताकि वो मां के करीब रह सके। इस दौरान लखनऊ की मधु आस्थाना से उसका रिश्ता तय हुआ। शादी जल्द हो गई। नई शुरुआत की उम्मीद दोनों की आंखों में थी। शादी के बाद शिवा और मां और पत्नी को लेकर लखनऊ आ गया। मुंह बोले मामा जनकराज ने रहीम नगर में अपना घर उन्हें रहने के लिए दे दिया। छत मिल गई थी, नौकरी थी, साथ में जीवन साथी थी, नई शादी की खुशबू, नए सपने और भविष्य को लेकर उम्मीदें थीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हो। एक शाम शिवा ऑफिस से लौटा। मधु ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। शिवा पीछे से आ गया, मुस्कुराते हुए बोला, पता है मधु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है। मुस्कुराते हुए बोला, पता है मधु, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा है। मधु शर्मा गई, नजरें झुकाकर बोली, तुम भी ना बेवजह ऐसी बातें करते रहते हो। शिवा ने दोनों हाथ से उसके कंधे पकड़े और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, बेवजह नहीं, दिल से कह रहा हूँ। अब शिवा अकेला नहीं था। शिवा को अब भी बलरामपुर जाना पड़ता था। वो सुबह काम पर निकलता और शाम को लौटकर मधु से दिन भर की बातें करता, नोक-झोंक, हंसी मजाक, चाय की चुस्कियां और सब कुछ फिल्म के जैसा था। कभी कभी शिवा के बलरामपुर में ही रुकना पड़ता जाता था। तब मधु घर पर अकेली रह जाती थी। सास की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जो उनसे ही बातचीत करके टाइम पास करे। ऐसे ही एक दिन शिवा बलरामपुर जाने की तैयारी कर रहा था। मधु उसे चुपचाप देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम हर बार मुझे छोड़कर चले जाते हो। शिवा ने अपना बैग ठीक करते हुए पूछा, क्यों, क्या हुआ? मधु उदास होकर बोली, घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, अब सोना सोना लगता है। शिवा उसके पास गया, प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना, नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? मधु कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप नजरें फेर ली। लेकिन ये शिकायत धीरे धीरे मन की गांठ बनती चली गई। वक्त के साथ शिकायत बढ़ने लगी, बातों की कमी झगड़ों का कारण बनने लगी। इस बीच मधु 2 बार मां बनने वाली थी। उम्मीदें जगी, लेकिन घर आई खुशियां चौखट में लौट गईं। दोनों बार डिलीवरी के वक्त बच्चे की मौत हो गई। मां बनने का सपना टूटा तो मधु के भीतर का दर्द और गहरा होता चला गया। शिवा की मौसी का घर भी पास ही था। उन्होंने एक लड़का गोद लिया था, नाम था नीरज। एक दिन नीरज अचानक शिवा के घर पहुंचा। शिवा कमरे में मधु के साथ बैठा बातें कर रहा था। शिवा की नीरज को देखा तो खुश होकर बोला, अरे नीरज, बहुत बाद दिखाई दिए, इधर भी चक्कर लगाया करो यार। और क्या हाल चाल है? नीरज मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ गया, बोला, हाँ दादा, सब बढ़िया है। दोनों बातचीत करते रहे। मधु चाय बनाने चली गई। वो चाय बनाकर लाई तो
मधु ने मुस्कुराकर चाय का कप नीरज को पकड़ाया। चाय की चुस्की लेते हुए नीरज बोला, वाह भाभी, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने। मधु शिकायती लहजे में बोली, चलो किसी को तो अच्छी लगी, आपके भैया तो कभी तारीफ ही नहीं करते। नीरज शिवा को छोड़ते हुए बोला, इतनी अच्छी पत्नी मिली है दादा, आपको तारीफ तो बनती है। कुछ देर हंसी मजाक के बाद नीरज चला गया। 2 दिन बाद नीरज फिर शिवा के घर आया। इस बार शिवा घर पर नहीं था। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मधु थी, अकेली। नीरज, नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मधु, मैं ठीक हूँ भैया, आप बताइए। नीरज कुर्सी पर बैठते हुए बोला, दादा तो बाहर ही गए होंगे, अकेले रहना कितना खलता होगा आपको। मौसी का भी होना ना होना बराबर ही है। मधु ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। दोनों बैठ गए। बातें लंबी होती चली गई। घर, मोहल्ला, सिवा और अकेलेपन। थोड़ी देर बाद नीरज बोला, भाभी ये मेरा नंबर रख लीजिए, कभी कुछ जरूरत पड़े तो बता दीजिए, या किसी से बातचीत करने का मन करे तो कॉल कर लीजिएगा। मधु को नीरज की बातें से लगा, चलो कोई तो है जिससे सुनता है। उसी रात मधु के नंबर पर एक कॉल आई। उधर की आवाज आई, भाभी मैं नीरज बोल रहा हूँ। मधु, हाँ बताइए। नीरज, ये मेरा नंबर है, सोचा याद दिला दूं, पता नहीं आपने नंबर सेव किया होगा या नहीं। मधु हंसते हुए बोली, मैं सेव कर लेती हूँ। फोन कट हुआ। अब नीरज का शिवा के घर आना जाना बढ़ने लगा। मधु को भी नीरज की बातें अच्छी लगने लगी। वो भी अब उसके आने का इंतजार करने लगी थी। इधर कुछ दिन बीत गए लेकिन नीरज नहीं आया। एक दिन मधु ने नीरज को फोन किया, हेलो नीरज, बहुत दिन हो गए इधर आए नहीं हो। नीरज कुछ काम में फंसा था। मधु थोड़े दिन झिझकते हुए बोली, आज घर आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद नीरज आ गया। मधु चाय लेकर आई और चुहल करते हुए बोली, इतने दिन से कहाँ गायब थे नीरज बाबू? नीरज चुप रहा। मधु ने फिर कहा, क्या हुआ? नीरज ने अचानक मधु का हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में बोला, नहीं बस आप मुझे अच्छे लगने लगी। मधु ने हाथ छुड़ा लिया, फिर घबराते हुए बोला, मतलब नीरज मुझे अच्छे लगने लगे तो शायद इससे आपसे प्यार हो गया मुझे। कुछ देर के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों चुप थे। थोड़ी देर बाद नीरज उठा और चला गया। उसके जाने के बाद मधु सोच में डूब गई। उसे उसे भी तो नीरज का आना, उसकी बातें अच्छी लगने लगी थी। तभी मधु का फोन बजा। उसका ध्यान भटका। शिवा का फोन था। मधु, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना और मम्मी का ध्यान रखना। शिवा की बात सुनकर मधु को गुस्सा आया और न ही उसने कोई शिकायत थी। उसका मन तो अब कहीं और भटक चुका था। कुछ देर पहले उसने हिम्मत करके नीरज को फोन किया। नीरज घर आया। मधु अलमारी से कुछ निकाल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, नीरज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उस पल वक्त जैसे रुक गया। मधु सब कुछ भूल गई, डर सही गलत दुनिया। कमरे की लाइट बुझ गई और कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जहां से वापसी आसान नहीं होती है। इधर सिवा इन बातों से अनजान और बेखबर था। जब वो भी बाहर जाता, मधु नीरज को फोन करके बुला लेती। और फिर आया वो दिन, 16 अक्टूबर 2016। करवा चौथ से 3 दिन पहले शिवा का घर लौटा। मेन गेट खोलते ही बोला, मधु। कोई जवाब नहीं आया। शिवा के बरामदे में जूते उतारे, बैग रखा और अंदर की ओर बढ़ा। तभी उसके बेडरूम से हल्की फुसफुसाहट की आवाज आई। शिवा कुछ देर रुक गया। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा। कुछ ही पल में उसकी दुनिया थम गई। मधु और नीरज एक साथ थे, उसके ही बेडरूम में। कुछ देर शिवा वहीं खड़ा रहा, फिर उसने झटक से कमरे का दरवाजा खोल लिया। मधु घबरा कर पीछे हट गई, कांपती आवाज में बोली, आप गलत समझ रहे हैं। शिवा ने गुस्से में मधु के मुंह पर 2-3 तमाचे जड़ दिए, फिर बोला, गलत अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरी पीठ पीछे तुम लोग ये सब। फिर नीरज की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला, तू मेरे घर में ही मेरी बीवी के साथ ये सब कर रहा था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शिवा ने नीरज की तरफ हाथ उठाया था कि नीरज ने शिवा की ओर जोर से धक्का दिया। शिवा फंस पर गिर पड़ा। नीरज के चेहरे पर अजीब सा डर था। मधु की तरफ देखकर बोला, इसका काम तमाम करना पड़ेगा वरना ये सबको बता देगा। मधु ने भी हाँ में सिर हिलाया और शिवा की छाती पर चढ़कर बैठ गया। शिवा डर गया। वो बोला, देखो ऐसा मत करो मधु, तुम मेरी बात सुनो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मधु जोर से शिवा का गला दबाने की कोशिश की। नीरज ने शिवा का गला दबाने लगी। नीरज ने शिवा के पैर पकड़ लिए। कुछ ही पलों में शिवा की आवाज घुटने लगी। वो छटपटा रहा था, टूटती आवाज में मधु का नाम लेने की कोशिश कर रहा था।
और फिर सन्नाटा। शिवा की लाश फर्श पर पड़ी थी। आवाज के नाम पर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मधु बुदबुदाई, मैंने मैंने ये क्या कर दिया? अब क्या करोगे? मधु को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो बौखला सी गई थी। नीरज ने उसे संभाल और बोला, लाश को ठिकाने लगाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जेल में सड़ना होगा। कमरे का माहौल भारी था। शिवा की लाश फर्श पर पड़ी थी। इन सब बातों को अनजान शिवा की माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। दिमाग शांत करने के लिए मधु और नीरज के घर से बाहर चले गए थे। करीब 5 घंटे बाद दोनों घर से लौटे और लाशों को ठिकाने लगाने का सोचने लगे। तभी नीरज ने कहा, इसे सेप्टिक टैंक में डाल देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मधु को यह आइडिया ठीक लगा, लेकिन पूरी लाश टैंक में नहीं डाल सकते। दोनों ने फैसला किया कि बॉडी के टुकड़े करने होंगे। नीरज ने पूछा, बांका रखा है क्या? मधु ने कहा, हाँ। सिर हिलाया और स्टोर रूम में बांका उठा लाई। दोनों कमरे में गए। बॉडी फर्श पर पड़ी थी। मौसेरे भाई ने नीरज का पहला वार किया, गर्दन पर किया। एक झटके में से धड़ से अलग हो गया। इसके बाद कमर पर कई बार वार किए गए। तब कहीं जाकर निचला हिस्सा अलग हुआ। बॉडी के 3 टुकड़े हो चुके थे। सभी टुकड़े अलग अलग पॉलीथीन में पैक किए गए। आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी। नीरज कमरे से बाहर आया। सेप्टिक टैंक का ढक्कन सील नहीं था। नीरज ने धीरे से ढक्कन हटाया। मधु एक पॉलीथीन लेकर आ गई। उसमें शिवा का सिर था। नीरज ने उसके हाथ से पॉलीथीन ली और टैंक में डाल दी। बाकी 2 टुकड़े नीरज उठा कर लाया और टैंक में डाल दिया। इसके बाद कमरे में फैले खून की दोनों ने मिलकर साफ किया। फिर नीरज अपने घर चला गया और मधु कमरे में जाकर सो गई। सब कुछ नॉर्मल दिनों की तरह चल रहा था। 19 अक्टूबर, करवा चौथ का दिन। मोहल्ले की चहल पहल थी। हर घर औरतें संवर संवर रही थी। ये सबकी निगाहें आसमान पर टिकी थी, लेकिन चांद था कि निकलने का नाम नहीं ले रहा था। मधु ने भी व्रत रखा था। लाल साड़ी, बिंदी, सिंदूर, पाँव में मोहर, कुछ वैसा ही जैसा एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। अचानक पटाखों की आवाज आने लगी। चांद निकल आया था। मधु ने पूजा की। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, वैसे जैसे सब कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बीते। शिवा कई दिनों से ऑफिस नहीं पहुंचा। उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। करीब 1 महीने बाद 10 नवंबर 2016 मधु के पास उसके भाई मोहित का फोन आया। उसने पूछा, दीदी, जीजा का फोन नहीं लग रहा है। कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ। मधु ने आराम से जवाब दिया, काम में बिजी होंगे या शायद नेटवर्क में नहीं मिल रहा होगा। मोहित, लेकिन दीदी, पहले तो ऐसा नहीं हुआ। जीजा ने इतने दिन बिना बिताए कहीं नहीं रहते। मधु ने कुछ इधर उधर की बातें करके किसी तरह मोहित को समझा दिया। मोहित को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने तुरंत शिवा के मुंह बोले मामा जनकराज को फोन किया। तो लखनऊ के इंदिरा नगर में रहते थे। नमस्ते मामा जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ। जनकराज, हाँ मोहित, क्या हाल चाल है? मोहित, मैं ठीक मामा जी, लेकिन जीजा जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। जनक, क्या मतलब? मोहित, को कई दिनों से घर नहीं लौटे हैं, ऑफिस में भी नहीं गए हैं, फोन भी बंद आ रहा है। जनकराज, अरे ये तो दिक्कत वाली बात है। तो मैं ट्रेन में हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ, बांसवाड़ा में कुछ काम है। तुम ऐसा करो, तुम रिपोर्ट दर्ज कराओ। मोहित, ठीक है मामा जी, मैं दीदी को लेकर साथ थाने चला जाऊंगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। मोहित ने मधु को फोन करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा तो वो घबरा गई। उसने मोहित से कहा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद थाने चली जाऊंगी, सॉरी। इसके बाद मधु 2 दिन तक थाने नहीं गई। जब उसे लगा कि बिना कंप्लेंट की बातें बनेंगी, तब 12 नवंबर को मांडियाओ थाने पहुंची। वहां बताया कि उसका पति शिवा सक्सेना कई दिनों से लापता है। दरोगा ने लिखित शिकायत देने को कहा। उसने एफआईआर दर्ज हो सके। मधु ने लिखित शिकायत नहीं दी और घर लौट आई। मोहित और जनकराज को फोन करके यह कंप्लेंट दे दी है। दिन गुजरते गए। जब किसी का फोन आता, मधु यही कहती देती कि पुलिस जांच कर रही। इधर नीरज का भी घर में आना जाना जारी था। दोनों ने मान लिया था कि मामला इसी तरह निपट जाएगा। आखिरकार 3 महीने बाद जनकराज राजस्थान से लौटे। अगले दिन रहीम नगर वाले मकान पर पहुंचे और मधु से पूरी जानकारी ली। तब उन्होंने कंप्लेंट की कॉपी मांगी तो मधु बोली, कॉपी है ही नहीं। जनकराज थाने पहुंचे। पता चला मधु ने शिवा की गुमशुदगी के बारे में बताया था, लेकिन लिखित शिकायत नहीं दी थी। आखिरकार 25 फरवरी 2017 को जनकराज ने शिवा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच की, शिवा का नंबर ट्रेस किया, पता चला शिवा की आखिरी लोकेशन लखनऊ में ही थी। दरोगा नागेश मिश्रा ने मधु को थाने बुलाया। पूछताछ हुई। मधु की बातचीत से उन्हें कुछ शक हुआ। पड़ोसियों से पूछताछ हुई। एक ने बताया, शिवा भैया तो कई महीने से नहीं दिखे हैं। करवा चौथ वाले दिन भाभी ने व्रत किया था, लेकिन भैया उस दिन भी नहीं थे। पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था। पति 4 महीने से गायब और मधु ने कोई कंप्लेंट नहीं कराई। पड़ोसियों ने नीरज के अक्सर आने जाने की बात कही। पुलिस ने नीरज से पूछताछ की, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं हाथ लगा। मधु के भाई मोहित को भी अपनी दीदी पर शक हो गया था। वो जब भी उससे शिवा के बारे में पूछता था तो मधु यही कहती थी कि बाहर गया है। एक दिन वो मधु के घर पहुंचा। उसने बहन के पास बैठा और पूछा, दीदी सच सच बताओ, आखिर हुआ क्या? मधु ने टालते हुए कहा, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? मोहित, अनजान मत बनो, तुम जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। सच सच बताओ, जीजा कहाँ है? मधु ने काफ़ी देर इधर उधर की बात की। जब उससे लगा कि वो घिर गई है तो बोली, मैं बताती हूँ, लेकिन तुम किसी से कहना मत। मैं और नीरज एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन हम दोनों ने साथ देख लिया और फिर मोहित सन्न रह गया। क्या क्या क्या? लाश कहाँ है? मधु धीमी आवाज़ में बोली, घर में ही, सेप्टिक टैंक में। फिर मोहित की तरफ उम्मीद के साथ देखते हुए बोली, तुम मेरा साथ दोगे ना भाई? मोहित बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। वो सीधे थाने पहुंचा और सच्चाई पुलिस को बता दी। मधु को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नीरज फरार हो चुका था। पुलिस ने जब पहली बार उससे पूछताछ की थी तो उसे लग गया था कि आज नहीं तो कल सच बाहर आ ही जाएगा। इससे पहले ही कहीं गायब हो चुका था। मधु ने शुरुआती आनाकानी के बाद कबूल कर लिया। इसके बाद बारी आई शिवा के घर पहुंची। मकान के बाहरी हिस्से में बना सेप्टिक टैंक को खोला गया। मोहल्ले छतों से झांक कर देख रहे थे। शिवा की लाश के टुकड़े बरामद हुए। 4 महीने बाद बॉडी लोथड़ों में बदल चुकी थी। साल 2023 में लखनऊ सेशन कोर्ट ने सुनाया। मधु को उम्र कैद की और उस पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगा गया, जबकि नीरज अब तक फरार है। स्टोरी एडिट कृष्ण गोयल। रेफरेंस जानकर जर्नलिस्ट छोटेलाल वर्मा, नवकंद सिन्हा, आदित्य तिवारी। भास्कर टीम ने सीनियर जर्नलिस्ट और केस से जुड़े जानकारों से बात करने के बाद सभी कड़ियों को जोड़कर ये स्टोरी लिखी है। कहानी को रोचक बनाने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।